नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। और हम NIOS अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स के लिए अंग्रेजी के विषय में हम बात कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 30 वीडियोज आ चुके हैं और आज हम चौथे चैप्टर का प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है। चौथा चैप्टर जो कि आपके सामने दिख रहा है, वर्ड रिकॉग्निशन वेरियस स्ट्रेटजी, यानी इसमें जो हमने 4 ब्लॉक अप्रोच पे बात की थी उसमें से जो दूसरी अप्रोच है, पहली अप्रोच पे हम प्रॉपरली बात कर चुके हैं। पहली अप्रोच थी ओरल लैंग्वेज की। ओरल लैंग्वेज पे हमने पर्याप्त बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड रिकॉग्निशन पर। वर्ड रिकॉग्निशन जो चैप्टर है, यानी शब्द की पहचान, यानी यहाँ से हम प्रॉपरली ओरल और रिटिन दोनों के बीच में एक पुल का निर्माण करते हैं और ओरल से धीरे धीरे रीडिंग और राइटिंग की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसको वर्ड रिकॉग्निशन बोलते हैं, यानी शब्द की पहचान बोलते हैं। तो इस चैप्टर में पहला तो ये है कि हम पढ़ने वाले क्या क्या है उसको जरा देख लें। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे और आज की क्लास में हम केवल इस पार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं केवल उन पे चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम पहुंचेंगे लर्निंग आउटकम्स पे कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या मिलेगा, उस पर हम बात करेंगे। फिर वर्ड रिकॉग्निशन मैटर इन अर्ली लिटरेसी, प्रारंभिक शिक्षा में वर्ड रिकॉग्निशन का महत्व क्या है, इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। की कॉन्सेप्ट इन वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड रिकॉग्निशन में मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं उस पर बात इस टॉपिक में होगी। फोनिक्स और लेटर पे साउंड मैपिंग फॉर डाइवर्स लर्नर्स, अलग अलग लर्नर्स के लिए साउंड की मैपिंग कैसे होनी चाहिए। फोनिक्स पे कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए, लेटर्स पे कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। स्टोरी बेस्ड वोकैबुलरी एंड हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड प्रैक्टिस, वर्ड प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ज्यादा बड़े शब्दों की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। स्टोरी बेस्ड वोकैबुलरी का डेवलपमेंट हम कैसा करेंगे, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, स्टोरी के आधार पर उस पर चर्चा करेंगे। इसके फोल्डिंग, डिकोडिंग एंड वर्ड नॉलेज, वर्ड नॉलेज और डिकोडिंग पे बात करेंगे। यूजिंग ऑथेंटिक टेक्स्ट एंड पोइट्री इन ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप्ड इंस्ट्रक्शंस में स्टोरीज और पोइट्रीज का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि वर्ड रिकॉग्निशन बढ़िया हो जाए। डिजाइनिंग एंड इंटीग्रेटेड यूनिट ऑन वर्ड रिकॉग्निशन, एक इंटीग्रेटेड यूनिट का डिजाइन देखेंगे वर्ड रिकॉग्निशन पे। उसके बाद हम सम अप करेंगे और इंट में लास्ट में एक्सरसाइजेस करेंगे। एक लोग पूछ रहे थे कि ये रेफरेंस वाला पोर्शन आप नहीं बताते, तो मैं उन्हें बता दूं कि दरअसल रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है ये जो आपके लिए बुक डिजाइन की गई है, पूरी किताब जो आपके लिए बनाई गई है, इस किताब में चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं और उस चैप्टर की चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, वो इसमें रेफरेंस के तौर पे लिखा होता है कि हमने वहां से ये चीज उठाई तब इस किताब में रखी, वहां से ये चीज उठाई तब इस किताब में रखी। तो जो लोग बहुत डीप स्टडी करना चाहते हैं वो रेफरेंस में जो बुक्स या जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उन बुक्स या रिपोर्ट्स को वो लोग पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो उनके लिए वो बेहतर रहेगा। अब हम शुरुआत करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, जरा हम उससे अपनी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, अर्ली लिटरेसी रेफर्स टू द रेंज ऑफ स्किल्स, बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात ही कह देगी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका मतलब केवल और केवल शब्द आदि रट लेना नहीं, रोट मेमोराइजेशन उसका मतलब नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा वर्णमाला जान जाए, उसका ये मतलब नहीं है कि वो गिनती जान जाए, उसका ये मतलब नहीं है कि वो एबीसीडी जान जाए, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। अर्ली एजुकेशन का जो वास्तविक मतलब है वो है द रेंज ऑफ स्किल्स। बच्चे को स्किल्स की एक पूरी रेंज मिल जाए, बच्चा वहां से स्किल्ड होना शुरू हो जाए, वो स्किल्स सीखना शुरू कर दे, ये है प्रारंभिक शिक्षा, अर्ली एजुकेशन। एटीट्यूड्स, उसके रुख क्लियर हो जाए, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसकी समझ विकसित हो जाए, ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है, वो कुछ स्किल्स सीखे, अपने एटीट्यूड्स क्लियर करे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करे, दैट हेल्प चिल्ड्रन एंगेज विद रीडिंग एंड राइटिंग इन मीनिंगफुल वे। अब इससे मदद ये मिलेगी कि बच्चा आगे आने वाली स्टेप पे, यानी रीडिंग और राइटिंग में अपने आप को प्रॉपरली एंगेज कर पाए। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्ली एजुकेशन का मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत विशिष्ट है और बहुत ही व्यापक है। इसका मतलब है कि बच्चा
स्किल्स डेवलप करे अर्ली एजुकेशन में, कक्षा 1 से 5 तक स्किल्स डेवलप करे, अपने एटीट्यूड्स डेवलप करे, और साथ ही साथ एक काम और उसे करना है। वो काम कौन सा करना है? वो मीनिंगफुल वेज में सीखे, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करे, अपनी समझ को डेवलप करे, अपने एटीट्यूड्स को डेवलप करे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे। ये सारे काम एक साथ चलेंगे, ठीक है, ये एक एक करके नहीं चलेंगे, ये सब चीजें होनी चाहिए। एज हाईलाइटेड, जैसा कि हाईलाइट किया गया है इन द ब्लूम्सबरी हैंडबुक ऑफ रीडिंग। एक किताब है ब्लूम्सबरी हैंडबुक ऑफ रीडिंग। अब जैसे ये भी एक क्या है, ये भी एक रेफरेंस है। अभी हमने देखो एग्जांपल दे दिया, रेफरेंस है कि इस किताब से, इस चैप्टर में जो बातें कहेंगी उसमें से कुछ बातें इस किताब से भी ली गई हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक रेफरेंस हो गया। अब इस किताब का नाम आपको रेफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे तो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रैक्टिसेस, ये किताब का नाम है द ब्लूम्सबरी हैंडबुक ऑफ रीडिंग, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रैक्टिसेस। रीडिंग इज नॉट जस्ट द मैकेनिकल एक्ट ऑफ साउंडिंग आउट लेटर्स। महत्वपूर्ण बात, इसमें ये कहा गया कि रीडिंग केवल एक मैकेनिकल एक्ट नहीं है, एक मशीन जैसा काम नहीं है। काहे का? साउंडिंग आउट लेटर्स, लेटर्स को साउंड में कन्वर्ट करने का। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है उसे हमने साउंड में प्रोड्यूस करके अपने मुंह से बोल दिया, रीडिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये बात ब्लूम्सबरी हैंडबुक ऑफ रीडिंग में कही गई है। इविंग ने 2020 में इसको कहा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। रीडिंग अर्थ बनाने की एक प्रक्रिया है। रीडिंग केवल चीजों को बोल देना नहीं। महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बोल दिया इंट्रोडक्शन, अब इससे मैंने क्या किया, ये जो लिखा था इसको मैंने अपने मुंह से केवल उच्चारित कर दिया। अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, तो ये रीडिंग नहीं हुई। रीडिंग तब हुई जब हमने इसको बोला इंट्रोडक्शन और समझा कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। बस यही बात यहाँ पे दी गई है कि रीडिंग इज नॉट जस्ट द मैकेनिकल एक्ट ऑफ साउंडिंग आउट लेटर्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग दैट बिगिंस फ्रॉम द अर्लीस्ट एक्सपीरियंसेस। और इसकी शुरुआत प्रारंभिक एक्सपीरियंसेस से होती है। जो शुरुआती हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वहां से इसकी शुरुआत होती है। चिल्ड्रन हैव विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो बच्चों के पास होते हैं उनकी भाषा को लेकर के और उनके वार्तालाप को लेकर के। तो बच्चा जब हमें मिलता है, अब चीज एक बार और समझ लीजिए, जब बच्चा हमें मिलता है प्रारंभिक स्थिति पे, यानी वो 6 साल का होता है और हमारे विद्यालय में कक्षा 1 में उसका एडमिशन होता है। तो जब बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली डम हमारे पास आता है। ऐसा बच्चा नहीं आता है जो कुछ भी बोलता ही नहीं है, कुछ भी सुनता ही नहीं है, कुछ भी समझता ही नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके हमारे पास आता है, वह बोलना सीख के हमारे पास आता है, वह सुनना सीख के हमारे पास आता है। हालांकि ये हो सकता है कि वह बहुत सारी चीजों के मतलब अर्थ अभी ना निकाल पाता हो, लेकिन नॉर्मल वार्तालाप तो वो सीख के ही हमारे पास आता है। तो ऐसा बच्चा जब हमें मिलता है और हमें उसे रीडिंग और राइटिंग तक ले जाना है, तो हम उसे जब रीडिंग सिखाते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि वो जो फोनिक्स का उपयोग करे, साउंड को प्रोड्यूस करे, बस हो गई रीडिंग। नहीं, वो जिन साउंड्स को प्रयोग करे, जिन साउंड्स को निकाले, उन साउंड्स का मतलब क्या है ये भी जाने। ये बात कहाँ दी गई है? ब्लूम्सबरी हैंडबुक ऑफ रीडिंग। ठीक है, आगे देखिए। चिल्ड्रन बिगन डेवलपिंग अर्ली लिटरेसी लॉन्ग बिफोर दे एंटर द स्कूल। वही बात जो अभी मैं बता रहा था, वही बात यहाँ लिखी है कि बच्चे अपनी अर्ली लिटरेसी को डेवलप करना शुरू कर देते हैं लॉन्ग बिफोर दे इंटर द स्कूल, इससे बहुत पहले जबकि वे स्कूल में प्रवेश करते हैं। स्कूल में आने के बहुत पहले वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ कर चुके होते हैं। ये कहा भी जाता है कि घर बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है और माँ बच्चे की पहली अध्यापक। वो उसे बोलना सिखाती है, वो उसे चीजों को समझना सिखाती है और परिवार के लोग उसे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। उसके बाद 6 साल का होने पर बच्चा हमारे पास आता है। ठीक है, दे रीड देयर सराउंडिंग्स थ्रू कन्वर्सेशन। वे अपनी आसपास की चीजों की पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन वो अध्ययन उस तरह का नहीं होता है। वो लेटर्स को साउंड के रूप में प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। वो जो देखते हैं उस पे बोल रहे होते हैं, उस पे बात कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन के थ्रू जो वार्तालाप हो रहा है
उस वार्तालाप के आधार पे वे अपनी सराउंडिंग्स का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। किताबों का अध्ययन हमारे पास आकर के करते हैं, लेकिन अपने आसपास के परिवेश का अध्ययन वे पहले ही शुरू कर चुके होते हैं, बहुत पहले। सॉन्ग्स, गीतों का, रैम्स, कविताओं का, स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज का, प्लेज एंड ऑब्जर्वेशन, ये सब काम वो घर से करना शुरू करके ही हमारे पास आते हैं। ठीक है, These experiences build the foundation for later reading and writing। और ये जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक निर्माण करते हैं नींव का फॉर लेटर रीडिंग एंड राइटिंग। बाद में हम जो उसे पढ़ना लिखना सिखाते हैं, इसकी नींव घर से पढ़ करके आती है। ओरल लैंग्वेज घर से ही उसकी क्लियर हो जाती है। हालांकि हम बात चूंकि L2 की कर रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज की कर रहे हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज में वो बच्चा उतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के लायक उसके घर पे परिवेश नहीं होता है। परिवेश उसके घर पे कैसा होता है? परिवेश होता है नेटिव लैंग्वेज का, मदर टंग का, उसकी लोकल लैंग्वेज का। तो वो लोकल लैंग्वेज में कम से कम एक काम ओरल लैंग्वेज सीख के हमारे पास आता है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम L2 की ओरल लैंग्वेज, L1 की वर्ड रिकॉग्निशन, L2 की वर्ड रिकॉग्निशन और दोनों भाषाओं की ही रीडिंग और राइटिंग उस बच्चे को सिखाएं। लेकिन बिल्कुल कोरे कागज की तरह बच्चा हमें नहीं मिलता है, कुछ उसमें तो लिखा होता है। ठीक है, ये बात समझेंगे। आगे देखेंगे, रिसर्च आइडेंटिफाई, रिसर्च ये बताती है 3 की फैक्टर्स दैट स्ट्रांगली सपोर्ट अर्ली लिटरेसी। 3 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स को बताती हैं, 3 की फैक्टर्स को बताती हैं रिसर्चेज, जो बड़ी मजबूती के साथ अर्ली लिटरेसी को यानी प्रारंभिक शिक्षा को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो प्रारंभिक शिक्षा को प्रॉपरली सपोर्ट करती हैं, जरा हम उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये 3 अर्ली स्ट्रेटजीज दी गई है। पहली तो है रिच ओरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, पहली। दूसरी है एक्सेस टू वेरिड एंड कल्चरली रिलेवेंट बुक्स, दूसरी। और तीसरी है इंटरेक्टिव रीड अलाउड सेशन। 3 ये चीजें हैं, ये 3 चीजें बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में लैंग्वेज एजुकेशन को प्रॉपरली प्रमोट करती हैं, उसको एनहेंस करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं। पहला तरीका दिया गया है रिच ओरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ओरल भाषा का एक समृद्ध वातावरण उसके आसपास क्रिएट किया जाए। हालांकि वह अपनी नेटिव लैंग्वेज के समृद्ध वातावरण से आया हुआ होता है, लेकिन L2 के लिए उसको अगर रिच एनवायरनमेंट देना है, तो वो एनवायरनमेंट देना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो वो काम ये लोग करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि हम बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था करें जहां पे इंटरेक्शंस हो, बच्चे के साथ खूब वार्तालाप हो, खूब वो बातें करे अपने साथियों के साथ, टीचर्स के साथ और ऐसे सभी लोगों के साथ जिनके साथ वो L2 में थोड़ा बहुत बोल सकता है, बात कर सकता है। अगर बोल नहीं पाता है तो कम से कम सुने, ठीक, सुने, समझने का प्रयास करें। जब उससे बातचीत की जाए तो गेस्चर्स का इस्तेमाल किया जाए, एक्शंस का इस्तेमाल किया जाए और अगर हो सके तो कंटेक्चुअल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, हम आम की बात कर रहे हैं तो आम उसको दिखाया जाए, तो ये बेहतर तरीका रहेगा। फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशंस विद एडल्ट एंड पीयर्स, लगातार फ्रीक्वेंट, बार बार जब बातचीत होती है बड़े लोगों के साथ और सहपाठियों के साथ, दैट इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स। अब इससे लाभ क्या होता है, बच्चे को नए नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब नए नए शब्दों को पहले 2 4 5 बार बच्चा सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, फिर धीरे धीरे उसको समझ जाएगा और समझ जाएगा तो फिर अपने वार्तालाप में भी उन शब्दों का इस्तेमाल करना बच्चा प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो ये लाभ होगा इससे। इनकरेज क्वेश्चन, अब इससे फायदा ये होगा कि जब वो बहुत सारे वर्ड्स सीखेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा, बहुत सारा वार्तालाप करेगा, तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रश्न भी आएंगे। तो प्रश्न बनाने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो प्रश्न बनाएगा। एंड बिल्ड, और निर्माण करेगा नैरेटिव स्किल्स, और व्याख्यान करने वाली स्किल्स का निर्माण उसके अंदर होगा। ये सब कैसे होगा, जब उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें खूब बातचीत हो रही है, जिसमें बातचीत करने के लिए उसको रोका नहीं जा रहा है, जिसमें उसको डराया धमकाया नहीं जा रहा है, जिसमें उसको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। ऐसे एटमॉस्फेयर में
वो बहुत सारे प्रश्न करना, बहुत सारे शब्दों को सीखेगा, बहुत सारे प्रश्न करना सीखेगा और ऐसी व्याख्या करने वाली यानी बातचीत करने वाली स्किल्स को निर्मित करेगा। एक्सेस टू वेरिड एंड कल्चरली रिलेवेंट बुक्स। अब दूसरी चीज, बच्चे को भाषा में और ज्यादा प्रोफिशिएंट बनाना है और ज्यादा निपुण बनाना है, तो इसके लिए केवल वो पुस्तकें जो कक्षा में चलती हैं पर्याप्त नहीं होती हैं। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि उसको अलग अलग तरह की, वेरिड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग तरह की पुस्तकें प्रदान की जाएं। साथ ही साथ उसे ऐसी पुस्तकें प्रदान की जाएं जो उसके कल्चर से जुड़ी हुई हो। मान लिया वो खेती किसानी के परिवेश का है, तो उसे ऐसी पुस्तकें प्रदान की जाएं जिसमें गेहूं के बारे में कुछ बताया गया हो, मक्का के बारे में कुछ बताया गया हो, आम के बारे में कुछ बताया गया हो, आलू के बारे में कुछ बताया गया हो। चूंकि वह इन सब चीजों को पहले से जानता है, जब वो विद्यालय आया था उससे पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जानता था, तो इन चीजों के बारे में जो पढ़ेगा तो वो रिलेटिवली अपने आप को कोरिलेट कर पाएगा उन चीजों से, अपनी पिछली नॉलेज को उन चीजों से जोड़ पाएगा। ठीक है, ये फायदा होगा। अब इसके लिए हमारे विद्यालयों में ऐसा विशेष तौर पे किया जाता है। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा अपने विद्यालय में कि हमारे विद्यालय में जो किताबें चलती हैं गवर्नमेंट से, वो किताबें तो मिलती हैं, वो सारे बच्चों के पास होती हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष हमारे विद्यालयों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुस्तकों के सेट दिए जाते हैं। वो कैसी होती हैं? वो सहायक पुस्तकें होती हैं। ठीक है, वो असिस्ट करती हैं वो पुस्तकें, यानी बच्चा अगर उन पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उकता गया है जो कि उसके सिलेबस में है, तो आप उनमें से कुछ पुस्तकों को बच्चे को दे सकते हैं। जैसे गुल्ली डंडा एक पुस्तक होगी आपके यहाँ, तो वो आप दे सकते हैं उसको, उससे वो पढ़ेगा और वो रिलेटिव होती है। जैसे गुल्ली डंडा वाले में क्या है, इस तरह के स्पोर्ट्स हमारे गांव के बच्चे खेलते रहते हैं, तो अब उसको अगर वो पढ़ेंगे तो अपने आप को उससे कनेक्ट फील कर पाएंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज को उसके साथ जोड़ पाएंगे। पढ़ते हुए ज्यादा मजा आएगा उन्हें, और जब पढ़ते हुए मजा आएगा तो वो उस काम में और डीपली लग पाएंगे। ठीक है, ये इसमें बताया गया। अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज विद प्रिंट मटेरियल्स, ऐसे अवसर हम क्रिएट करें कि प्रिंट मटेरियल से बच्चे ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो पाए, ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए, दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स ऑनवर्ड एंड आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया। अब इससे फायदा ये होगा कि बच्चा अपनी दुनिया के बारे में प्रॉपरली समझ पाएगा, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ नए आइडियाज भी डेवलप हो पाएंगे, नए विचार भी उसके अंदर आएंगे। एक ये लाभ उसको मिलेगा। तीसरा तरीका है इंटरेक्टिव रीड अलाउड सेशंस। एक काम और किया जा सकता है, रीड अलाउड सेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तेज तेज पढ़ने वाले सेशन, ऐसे सेशंस क्रिएट किए जाएं जिसमें हम लोग तेज तेज पढ़ें और बच्चा भी हमारे साथ तेज तेज पढ़े। इससे क्या होगा, इससे उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, इससे उनकी वोकैब थोड़ी अच्छी होगी, इससे वो उस भाषा में यूज होने वाले फोनेटिक्स को समझ पाएगा कि कैसे करके इन शब्दों को बोला जाता है। वो ट्विस्टिंग, टंग ट्विस्टिंग प्रॉपर्ली सीख पाएगा कि इस भाषा में बोलते समय जीभ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वायु कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें बच्चा सीख पाएगा। टीचर और केयर गिवर लेड रीडिंग दैट इन्वॉल्व्स डिस्कशंस। अब टीचर या फिर केयर गिवर, जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे सेशंस करे जिसमें डिस्कशन इन्वॉल्व, यानी जोड़ जोड़ पढ़ाए, साथ ही साथ डिस्कशन भी करे। डिस्कशन करने का सबसे आसान और सीधा तरीका होता है कि पढ़ाते समय उसी टॉपिक से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, फिर बच्चे उसका जवाब दें, फिर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछें, आप उसका जवाब दें। ऐसे करके कन्वर्सेशन वाला एक सिस्टम क्रिएट किया जाए, क्वेश्चनिंग प्रश्न किए जाए एंड रिपीटिशन टू स्ट्रेंथन वोकेबुलरी, और चीजों को बार बार रिपीट किया जाए। रिपीट क्यों किया जाए? ताकि मजबूती मिले। मजबूती किसको मिले? वोकेबुलरी को। ठीक है, शब्दों के निर्माण को, और कंप्रीहेंशन को मजबूती मिले, एंड प्रिंट अवेयरनेस, और बच्चे की प्रिंट की अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तीन तरीके हो गए जिन तीन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका है रिच ओरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, दूसरा तरीका है एक्सेस टू वेरिड एंड कल्चरली रिलेवेंट बुक्स, एंड थर्ड इज इंटरेक्टिव रीड अलाउड सेशन। ऑल दीज स्टडीज strategies are very important for the development of oral language। अब उसके बाद आगे दिया गया है इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट सच एज इंडिया। अब जहां पे बहुभाषी व्यवस्थाएं हैं जैसे कि भारत, अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट शुड मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज
चिल्ड्रन ऑलरेडी नो। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी बात हम पहले चैप्टर से ही करते आ रहे हैं कि भारत जैसे परिवेश में जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ज्यादा अच्छा है कि हम अर्ली एजुकेशन की स्टार्टिंग नेटिव लैंग्वेज में करें, लोकल लैंग्वेज में करें, या बच्चे की मदर टंग में या होम लैंग्वेज में करें। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है। बिल्डिंग ऑन दीज लैंग्वेजेस नॉट ओनली अफर्म्स चिल्ड्रंस आइडेंटिटीज। अब इनमें अध्ययन करने से न केवल बच्चा अपनी आइडेंटिटी के प्रति जागरूक होता है, बल्कि सपोर्ट्स द ट्रांसफर ऑफ लिटरेसी स्किल्स इनटू इंग्लिश एंड अदर स्कूल लैंग्वेज। इससे क्या होता है, उसकी जो अपनी एबिलिटी है, स्किल्स हैं, उसको जो पहले से अपनी नॉलेज है, वो नॉलेज को अंग्रेजी के साथ या अन्य विद्यालय की कोई दूसरी भाषा है उसके साथ भी वो उसको जोड़ पाता है, इंटररिलेट कर पाता है, कोरिलेट कर पाता है। ये भी एक फायदा होता है। आगे देखिए। फॉर टीचर्स, एजुकेटर्स एंड ट्रेनर्स। अब टीचर, एजुकेटर और ट्रेनर के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण हो जाता है टू एम्फेसाइज, कि वो जोर दे दैट अर्ली लिटरेसी इज नॉट लिमिटेड टू लेटर ड्रिल्स। बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ाने वाले के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा केवल वर्णों का अभ्यास करवाना नहीं है। और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज के समय का सबसे बड़ा दोष है। बच्चा विद्यालय पहुंचता है, हालांकि प्ले ग्रुप्स में, नाम तो प्ले ग्रुप है, लेकिन वहां बच्चा जैसे ही क्लास में पहुंचता है उसको वर्ड्स या फिर लेटर्स दे दिए जाते हैं, वो उन लेटर्स को दोहराना शुरू कर देता है। शुरुआत वहीं से होती है। जबकि रियल बात यह है कि अर्ली एजुकेशन का मतलब लेटर ड्रिल नहीं है, वर्णों का अभ्यास करना नहीं है, और मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का रट्टा मारना नहीं है कि 10 पक्षियों के नाम बताओ, 10 पशुओं के नाम बताओ। ठीक, ये मेमोराइजेशन और लेटर ड्रिल्स ये प्रारंभिक शिक्षा का मतलब नहीं है। इट इज ब्रॉड, ये बहुत विस्तृत है, इंटीग्रेटेड, एकीकृत है। एक एकीकृत प्रोसेस है दैट कनेक्ट्स लिसनिंग, जिसमें कि जुड़ा हुआ है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 ब्लॉक अप्रोच का मामला है। प्रारंभिक शिक्षा केवल और केवल लेटर ड्रिल नहीं है, केवल और केवल मेमोराइजेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है, शब्दों का रट्टा मार लेना, लेटर्स को लिखना सीख लेना, ये अर्ली एजुकेशन नहीं है। अर्ली एजुकेशन का मतलब है ओरल लैंग्वेज, अर्थात लिसनिंग एंड स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। ये सब मिला के ये बहुत विस्तृत है। उसी का एक भाग है वर्ड रिकॉग्निशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अ स्ट्रॉन्ग अर्ली लिटरेसी फाउंडेशन प्रिपेयर्स, एक मजबूत प्रारंभिक शिक्षा की नींव तैयार करती है लर्नर्स टू मूव कॉन्फिडेंटली। ऐसे लर्नर्स को तैयार करती है जो आगे बढ़ते हैं आत्मविश्वास के साथ। अगर उनकी अर्ली एजुकेशन सही रही है तो वो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं इनटू द मोर फॉर्मल स्किल्स, फिर और अधिक स्किल्स को सीखने के लिए ऑफ वर्ड रिकॉग्निशन की, फोनेमिक अवेयरनेस की एंड डिकोडिंग की एरियाज दैट आर द फोकस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, यानी जब ओरल लैंग्वेज मुख्य हो जाएगी, ओरल लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, तो ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बाद फिर वर्ड रिकॉग्निशन, फोनेटिक अवेयरनेस और डिकोडिंग की ओर बच्चा बढ़ता है, जो कि इस पूरे चैप्टर में दिए गए। वेल चिल्ड्रन बिगन स्कूल, जब बच्चे अपना स्कूल शुरू करते हैं, दे डू नॉट स्टार्ट विद रीडिंग एंड राइटिंग, तो वो सीधा सीधा लिखना और पढ़ना नहीं सीखते। दे स्टार्ट बाई एक्सप्लोरिंग साउंड्स, तो वो सबसे पहले साउंड्स को एक्सप्लोर करना सीखते हैं। वो बोलना सीखते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से बोलना सीखते हैं। साउंड एक्सप्लोरेशन सीखते हैं सबसे पहले। विजुअल्स के साथ उनको कनेक्ट कर पाते हैं, गेस्चर्स क्रिएट करना सीखते हैं, रिदम्स सीखते हैं एंड रिलेशनशिप सीखते हैं। लिटरेसी स्पेशली इन अ सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, और विशेष तौर पे अगर हम दूसरी भाषा में साक्षरता की बात करें, इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस, एक विकास का तरीका है दैट ग्रोज एज वी मूव फ्रॉम ओरल टू द रिटेन लैंग्वेज। ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, ग्रेजुअल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे? ओरल से लेकर के कहां तक?
रिटन तक, ठीक है। फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द लैंग्वेज टू मीनिंग मेकिंग इन द लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज से हम इसे लैंग्वेज में मीनिंग मेकिंग तक लेकर के जाते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यानी पिछले चैप्टर में वी हैव रीड द 4 ब्लॉक फ्रेमवर्क, हमने 4 ब्लॉक फ्रेमवर्क पढ़ा एनसीएफएफएस 2022 के अकॉर्डिंग, दैट रिकॉग्नाइजेस दीज कंटिन्यूम एंड रिकमेंड्स अ बैलेंस्ड अप्रोच टू फाउंडेशनल लिटरेसी। कंटिन्यूम मींस होता है क्रम, ठीक है। ये क्रम से रिकमेंड करता है एक अप्रोच फंडामेंटल लिटरेसी की, व्हाइल ईच ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक कौन कौन सा, पहला ओरल लैंग्वेज, दूसरा वर्ड रिकॉग्निशन, तीसरा रीडिंग विद कंप्रीहेंशन और चौथा राइटिंग इज डिस्टिंक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ओरल लैंग्वेज में क्या क्या आता है, लिसनिंग और स्पीकिंग आती है। दे वर्क टुगेदर, ये सब साथ साथ काम करते हैं। होलिस्टिकली ओरल लैंग्वेज सपोर्ट्स वर्ड रिकॉग्निशन, ओरल लैंग्वेज वर्ड रिकॉग्निशन को सपोर्ट करती है, विच इन टर्न एनहेंस कंप्रीहेंशन एंड रिटन एक्सप्रेशन। अब ओरल लैंग्वेज वर्ड रिकॉग्निशन को सपोर्ट करती है, ठीक, और वर्ड रिकॉग्निशन आगे के रास्ते को क्लियर कर देता है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम वर्ड रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, और वर्ड रिकॉग्निशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक पुल की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज के बीच में। अगर बच्चे को प्रॉपरली ओरल लैंग्वेज से रिटन लैंग्वेज तक ले जाना है तो ये वाला जो गैप है इसको वर्ड रिकॉग्निशन के ब्रिज से, उसके पुल से हमें भरना पड़ेगा। और ये याद रखना पड़ेगा कि वर्ड रिकॉग्निशन रूपी ये पुल बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग हो, सॉलिड हो। अगर ये सॉलिड होगा तो रिटन लैंग्वेज तक ले जाना हमें आसान रहेगा, और अगर ये कमजोर हुआ तो रिटन लैंग्वेज तक ले जाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हमने आपको पीछे भी एक तरीका बताया था कल वाले वीडियो में कि आप थोड़ा एआई वगैरह का उपयोग करिए, क्वेश्चंस वहां से निकाल लीजिए, आंसर्स वहां से निकाल लीजिए। ये आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा और बेहतर रहेगा, ये एक अच्छा तरीका होगा। खैर, हम एक नॉर्मल लेंथ तक पहुंच गए हैं इस वीडियो में। आगे की बात, आगे जो हेडिंग आप देख रहे हैं, फोकस ऑन वर्ड रिकॉग्निशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इस पे हम कल अपने आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक जिज्ञासा के साथ जुड़े रहिए, और आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए। थोड़ी ये भी याद रखिए कि एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ तो फल, कुछ तो परिणाम मिलता ही रहे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो हम हमेशा, हमें से प्रत्येक व्यक्ति, जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो मोटिवेशन हमें क्या करता है, पहले से और बेहतर करने का अवसर देता है, पहले से और बेहतर करने के लिए हमें एक ऊर्जा देता है। तो उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आपके द्वारा शेयर और लाइक वाला जो थोड़ा सा मोटिवेशन है वो हमें मिलता रहे। तो इस मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिए जिज्ञासा में। हम फिर मिलेंगे कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।